वालेकुम स्टूडेंट, आई होप यू आर वेल। सो प्रीवियस लेक्चर में जो है हमने सिंथेटिक पॉलीमर का इंट्रोडक्शन पढ़ा था और साथ में जो है एडिशन रिएक्शन को स्टार्ट किया था, लेकिन मोबाइल स्टोरेज ना होने की वजह से जो है वीडियो ऑटोमेटिकली ऑफ हो गई थी। सो सॉरी फॉर डैट। अभी जो है हम स्टार्ट करते हैं सिंथेटिक पॉलीमर को। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑलरेडी मैंने दे दिया था। सो ठीक है। सो प्रीवियस लेक्चर जिन स्टूडेंट ने नहीं देखा वो जाके पहले प्रीवियस लेक्चर अटेंड करें। देन मैं थोड़ा सा यहाँ पे भी इंट्रोडक्शन दोबारा से बता देती हूँ। ठीक है, थोड़ा सा हम इसको जूम करते हैं ताकि आपको भी सही से नज़र आ सके ना जी। अब ठीक है। अच्छा, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 12। ठीक है, डेंटल मटेरियल की बुक है ये और इसका चैप्टर 12 सिंथेटिक पॉलीमर, जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा जो है परेशान होते हैं। ठीक है, जबकि अगर आप इसको पढ़ेंगे ना तो बिल्कुल मतलब एक हलवा सा चैप्टर है। अच्छा, इंट्रोडक्शन क्या है कि सिंथेटिक पॉलीमर हैव बीन, और ये मैं सब बता चुकी हूँ प्रीवियस वीडियो में। मैं जस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रही हूँ कि मैंने प्रीवियस वीडियो में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताए थे कि वो कि पॉलीमर्स आर हाई मॉलिक्यूलर वेट, ये तो ऑलरेडी आप जानते हैं। ठीक है, चेन लाइक मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, ये सब आपको पता है। हाँ, और एक चीज़ मैंने आपको ये बताई थी कि जो पॉलीमर चेन होती है ना, वो रैंडम अरेंजमेंट ऑफ एटम नहीं होती, उसमें रिपीटिंग ग्रुप ऑफ एटम होते हैं। ठीक है, ये आपने याद रखना। और सेकंड मैंने आपको जो सेकंड पॉइंट बताया था, की पॉइंट हाईलाइट करने के लिए, याद रखने के लिए, वो ये बताया था कि मोनोमर्स जो होते हैं ना, मोनोमर जो पॉलीमराइजेशन की डेफिनेशन क्या है? कन्वर्जन ऑफ मोनोमर मॉलिक्यूल इनटू पॉलीमर। ठीक है, मैंने आपको पॉलीमराइजेशन की डेफिनेशन जो बताई थी। ठीक है, अब मोनोमर कन्वर्ट होते हैं पॉलीमर्स में। अब जो मोनोमर्स हम लेते हैं ना जनरली, वो क्या होते हैं? वो जनरली लिक्विड होते हैं या गैसेज होते हैं। ठीक है, और जब वो पॉलीमराइजेशन के प्रोसेस से गुजरते हैं तो वो जाहिर सी बात है पॉलीमराइजेशन के प्रोसेस से गुजरेंगे तो पॉलीमर फॉर्म होगा। तो वो जो पॉलीमर की फॉर्मेशन होगी वो जो है क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस सॉलिड में होगी। ठीक है, सो ये आपने याद रखना है कि जो मोनोमर्स हम यूज़ करते हैं वो लिक्विड और गैसेस की शक्ल में होते हैं। ठीक है, और पॉलीमराइजेशन के प्रोसेस से गुजरने के बाद दे बिकम कन्वर्टेड टू क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड। और जनरली हम जो है डेंटिस्ट्री में एमॉर्फस सॉलिड का यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, और बाकी ये मैंने बताया था कि रिजिड से सॉफ्ट और रबड़ी एट द अदर। ठीक है, पॉलीमराइजेशन। अब यहाँ से जो है ना एडिशन पॉलीमराइजेशन, यहाँ से मैं स्टार्ट करती हूँ कि प्रीवियस वीडियो में इस पर मैं काफ़ी डिटेल में बात कर चुकी हूँ, तो जिसने नहीं देखा वो जाके वो लेक्चर देख लें। अच्छा, पॉलीमराइजेशन क्या है? द कन्वर्जन ऑफ मोनोमर मॉलिक्यूल इनटू पॉलीमर में प्रोसीड बाय ईथर एंड एडिशन रिएक्शन और अ कंडेंसेशन रिएक्शन। मतलब जो कन्वर्जन होती है ना मोनोमर मॉलिक्यूल्स की, किसमें? पॉलीमर्स में। ठीक है, ये आप जानते हैं, इसको पॉलीमराइजेशन कहते हैं। तो ये जो पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस है ये दो रिएक्शन में प्रोसीड होता है, या तो एडिशन रिएक्शन के थ्रू प्रोसीड होगा या तो कंडेंसेशन रिएक्शन के थ्रू प्रोसीड होगा। ठीक है, सो फर्स्ट हम एडिशन रिएक्शन का मैकेनिज्म देखते हैं, जिसे हम एडिशन पॉलीमराइजेशन, जाहिर सी बात है एडिशन रिएक्शन जिसमें होगा मतलब ऐसे मोनोमर जो कि एडिशन रिएक्शन के थ्रू पॉलीमर्स की फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? एडिशन पॉलीमराइजेशन। ठीक है, सो पहले हम इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर हम कंडेंसेशन पॉलीमर्स पे आएंगे। ठीक है, सो थोड़ा सा इसको मैं ऊपर कर दूं क्योंकि मैं जो है मोबाइल की स्क्रीन से देख रही होती हूँ। ये स्टैंड बिल्कुल मेरे सामने ही रखा हुआ है। सो आप लोग के पास तो बुक्स होगी तो आप खोल के जो है ना अपने सामने भी रख सकते हैं। अच्छा, एडिशन पॉलीमराइजेशन। एन एडिशन रिएक्शन सिंपली इन्वॉल्व द ज्वाइनिंग टुगेदर ऑफ टू मॉलिक्यूल टू फॉर्म अ थर्ड लार्जर मॉलिक्यूल। ठीक है, वही बात हो गई कि एडिशन रिएक्शन में क्या होगा? दो मॉलिक्यूल मिलेंगे तो एक थर्ड बनेगा। ठीक है, सो यही बता रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, इथाइलिन रिएक्ट विद ब्रोमीन। इथाइलिन जिसमें डबल बॉन्ड होगा। ठीक है, CH2 के दरमियान डबल बॉन्ड मीन इथीन। इथीन का दूसरा नाम इथाइलिन है। जब इथाइलिन रिएक्ट करेगा ब्रोमीन से, ठीक है, अंडर द करेक्ट कंडीशन, मतलब अब ये जो है ना, ये हम यहाँ पे आपको केमिस्ट्री नहीं बताई जा रही। अब केमिस्ट्री आपने जितनी पढ़नी थी वो पढ़ ली, तो यहाँ पे इस वजह से ये मेंशन किया गया कि अंडर द करेक्ट कंडीशन की कंडीशन आपको मालूम है। ठीक है, टू फॉर्म डाईब्रोमोमीथेन।
ठीक है। और क्या बना रहे हैं, डाइब्रोमोमीथेन, अनसेचुरेटेड से सेचुरेटेड में आ गया। देखिए एडिशन हुई है, किस तरह से एडिशन हुई है, ये ब्रोमीन जो है इस इथाइलिन में जो है जाके ऐड हो गया और क्या बना लिया इसने, डाइब्रोमोमीथेन। और किस तरह से ये एडिशन इसकी पॉसिबल हुई, ये जो डबल बॉन्ड था इसको तोड़ के इसने अपनी एडिशन को जो है पॉसिबल करवाया। ठीक है। सो ये एडिशन जो है पॉलीमराइजेशन की एक जो है एग्जाम्पल थी। अच्छा, अब ये बेसिकली किस तरह से होता है, अच्छा हम केमिस्ट्री में सेकेंड ईयर तक तो इसी तरह से पढ़ते थे। अब इसमें बेसिकली होता क्या है, मतलब क्या मैकेनिज़म्स होता है, तो वो हम अब पढ़ेंगे। ठीक है। तो अब यहाँ से कहानी शुरू हुई है हमारे इस लेवल की। ठीक है। एडिशन पोलिमराइजेशन इन्वॉल्व द एडिशन ऑफ रेक्टिव स्पीशीज। ये जो एडिशन पोलिमराइजेशन आप देख रहे हैं ना, इसमें बेसिकली क्या होती है, इन्वॉल्व होता है, इसमें इन्वॉल्वमेंट होती है किसकी, एक रेक्टिव स्पीशी की। ठीक है। एक रेक्टिव स्पीशी की जो कि मोनोमर्स के साथ मिलके टू फॉर्म करता है लार्जर रेक्टिव स्पीशी। ठीक है। विच इज़ कैपेबल, फिर वो लार्जर स्पीशी इस काबिल होती है कि वो फर्दर एडिशन कर सके मोनोमर्स के साथ। किस तरह से, ये देखें, ये अगर मैं आपको दिखाऊं, ये रेक्टिव स्पीशी है, इसने मोनोमर के साथ रिएक्ट किया और देखें ये रेक्टिव स्पीशी जो आ रहे हैं ना, ये रेक्टिव स्पीशी को शो कर रहा है। उसके ऊपर जो है आपको एक स्टार लाइक दिख रहा होगा। ठीक है, कोई दिख रहा है ना, ये स्टार लाइक है। ठीक, मतलब आर के ऊपर जो स्टार लाइक है ये रेक्टिव स्पीशी को शो कर रहा है। ये एम जो है एम फॉर मोनोमर। तो जब ये रेक्टिव स्पीशी मोनोमर के साथ रिएक्ट करती है तो देखें एक थर्ड जो है हमारे पास आता है मॉलिक्यूल, जो कि क्या है, जिसे हम लार्जर रेक्टिव स्पीशी क्यों कह रहे हैं। लार्जर रेक्टिव स्पीशी हम इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि पहले ये रेक्टिव स्पीशी जब मोनोमर के साथ इसने रिएक्ट किया, उसके बाद फिर जब रिएक्शन होने के बाद इसने बॉन्ड बना लिया इस मोनोमर के साथ। ठीक है, इस रेक्टिव स्पीशी ने, और उसका जो स्टार है वो मोनोमर पे आ गया। मतलब अब ये पूरा मॉलिक्यूल एज रेक्टिव स्पीशी जो है एक्ट करेगा और दूसरे मोनोमर के साथ रिएक्ट करेगा और फिर वो दूसरे मोनोमर को भी अपने साथ जोड़ के एक और बड़ी लार्जर रेक्टिव स्पीशी जो है पहले से बन जाएगी। फिर वो लार्जर रेक्टिव स्पीशी दूसरे मोनोमर के साथ रिएक्ट करेगी और इस तरह से ये रिएक्शन प्रोसीड होगा। सो आई होप कि आपको समझ आ गया हो। तो मैंने आपको क्या बताया कि एडिशन पोलिमराइजेशन में बेसिकली क्या होती है, रेक्टिव स्पीशी की एडिशन होती है मोनोमर के साथ, जिसकी वजह से जो है रिएक्शन प्रोसीड करता है। ठीक है। अब ये रेक्टिव स्पीशी जो है इसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करते हैं। द इनिशियल रेक्टिव स्पीशी इज रिप्रेजेंटेड बाय, ये तो मैंने बता दिया, आर, कैपिटल आर स्टार, एंड द मोनोमर मॉलिक्यूल, ये सब मैं बता चुकी हूँ। जो इट कैन बी सीन हाउ मोनोमर मॉलिक्यूल आर एडेड, आपको मैंने दिखा भी दिया किस तरह से। अच्छा, यहाँ से पढ़ते हैं। अच्छा, और ये क्या है, ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ पोलिमराइजेशन रिएक्शन इनिशियली अ लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल, और इनिशियली क्या है, एक लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल जो है प्रोड्यूस हो जाती है पॉलीमर की। अच्छा, द रेक्टिव स्पीशी विच इज़ इन्वॉल्व इन दी एडिशन रिएक्शन, जो रेक्टिव स्पीशी अभी आपने देखी ना, जो कि एडिशन रिएक्शन में क्या हो रही है, इन्वॉल्व हो रही है, तो वो क्या द रेक्टिव स्पीशी विच इज़ इन्वॉल्व इन दी एडिशन रिएक्शन में भी आयोनिक इन नेचर, वो या तो आयोनिक इन नेचर होगी या फ्री रेडिकल इन नेचर होगी। तो इस बात को आप हाईलाइट कर लें। ठीक है, यह आपको पता होना चाहिए कि जो रेक्टिव स्पीशी हमारे एडिशन रिएक्शन में यूज़ हो रही है वो या तो आयोनिक इन नेचर होगी या फ्री रेडिकल इन नेचर होगी। अगर फ्री रेडिकल इन नेचर होगी तो हम उसे क्या कहेंगे, फ्री रेडिकल एडिशन पोलिमराइजेशन। ठीक है, मतलब उस एडिशन पोलिमराइजेशन में जो रेक्टिव स्पीशी वो फ्री रेडिकल की है, इस वजह से हम उसे कह रहे हैं कि फ्री रेडिकल एडिशन पोलिमराइजेशन। और अगर आयोनिक होगी तो आयोनिक एडिशन पोलिमराइजेशन, जो कि बहुत कम होता है क्योंकि डेंटिस्ट्री में मोस्टली जो है फ्री रेडिकल एडिशन पोलिमराइजेशन परफॉर्म होता है। ठीक है, मतलब रेक्टिव स्पीशी जो होती है वो फ्री रेडिकल होती है, इस वजह से हम उसे फ्री रेडिकल एडिशन पोलिमराइजेशन कहते हैं। अच्छा, तो ये आपने अंडरलाइन कर लिया होगा। ये लास्ट में जो है ना मैं आपसे जो है ना पूछूंगी, क्योंकि ये लाइव लेक्चर तो है ही नहीं कि मैं आपको सुन सकूं, लेकिन आपने क्या करना है, वीडियो को जो है पॉज करना है और जो भी मैं आपसे लास्ट में जो है वाइवा की तरह जो क्वेश्चन करूंगी तो आपने वीडियो पॉज करना है और फिर आंसर जो है कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है और देन रिज्यूम करना है। ठीक है, इस तरह से जो है फ़ौरन जो है आपको उसी दौरान जो है याद हो जाया करेगा। सो हम कहाँ पे थे, ये तो मैंने बता दिया कि वो या तो आयनिक की नेचर होगी या फ्री रेडिकल नेचर होगी, ये बात हो गई। ठीक है, रेक्टिव स्पीशी जो कि मोनोमर के साथ रिएक्ट करती है एडिशन पोलिमराइजेशन में, वो या तो आयनिक इन नेचर होगी या फ्री रेडिकल इन नेचर होगी। अच्छा, मैं एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा ना वो मैं 2 या 3 दफ़ा बताऊंगी ताकि आपके जहन में जो है ना फिक्स हो जाए।
तो ये आपके लिए अच्छा है। फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन इज़ वेरी कॉमनली यूज फॉर द सिंथेसिस ऑफ पॉलीमर। जैसे मैंने बताया कि फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन जो है बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ होती है सिंथेसिस ऑफ पॉलीमर, एंड इज़ द मेथड यूज इन मैनी डेंटल पॉलीमर और डेंटल पॉलीमर बनाने के लिए भी ये मेथड यूज़ किया जाता है। ठीक है। द फ्री रेडिकल आर प्रोड्यूस बाय रिएक्टिव एजेंट कॉल्ड इनिशिएटर। अब जो है, अब यहाँ पे जो है ना थोड़ा ध्यान से सुनेगा क्योंकि कन्फ्यूज़ होंगे आप। अब ये जो रिएक्टिव स्पीशी है, ठीक है, या तो ये आयनिक या फ्री रेडिकल इन नेचर होगी। अब भाई ये जो फ्री रेडिकल है ना, ये जो फ्री रेडिकल मीन हम रिएक्टिव स्पीशी को कह रहे हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने बता दिया कि रिएक्टिव स्पीशी या तो आयनिक या फ्री रेडिकल होगी। तो फ्री रेडिकल आर प्रोड्यूस, जो फ्री रेडिकल या जो रिएक्टिव स्पीशी जो प्रोड्यूस होगी, किससे प्रोड्यूस होगी, ये तो आपने पूछा ही नहीं कि भाई ये रिएक्टिव स्पीशी जो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं ये कहाँ से प्रोड्यूस हो रही है। तो ये कहाँ से प्रोड्यूस हो रही है, ये एक रिएक्टिव एजेंट होता है। जाहिर सी बात है रिएक्टिव एजेंट होगा तो रिएक्टिव स्पीशी प्रोड्यूस होगी ना, जो कि फ्री रेडिकल है ना। तो रिएक्टिव एजेंट वो कौन सा है जो कि रिएक्टिव स्पीशी को प्रोड्यूस कर रहा है, वो रिएक्टिव एजेंट है हमारा इनिशिएटर। ठीक है, इनिशिएटर एक रिएक्टिव एजेंट है जो कि इस काबिल होता है, जो कि कैपेबल होता है कि वो रिएक्टिव स्पीशी को बना सके। फिर वो रिएक्टिव स्पीशी जो है मोनोमर के साथ रिएक्ट करके एडिशन पॉलीमराइजेशन जो है प्रोसीड होता है। ठीक है, सो द फ्री रेडिकल आर प्रोड्यूस, फ्री रेडिकल प्रोड्यूस होते हैं बाय रिएक्टिव एजेंट्स कॉल्ड इनिशिएटर। तो ये आपसे वाइवा में जो है डेफिनेशन भी इनिशिएटर्स की पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ इनिशिएटर। ठीक है, तो फ्री रेडिकल जो प्रोड्यूस, द फ्री रेडिकल आर प्रोड्यूस बाय रिएक्टिव एजेंट कॉल्ड इनिशिएटर्स। अच्छा, दीज आर जनरली मॉलिक्यूल। अब आप ये पूछें कि अच्छा ये इनिशिएटर, ये रिएक्टिव एजेंट में ऐसा क्या होता है कि ये कैपेबल होता है रिएक्टिव स्पीशी को बनाने के लिए। तो अब ये मैं आपको बताने जा रही हूँ कि इस मॉलिक्यूल में, इन इनिशिएटर मॉलिक्यूल्स में बेसिकली क्या होता है, वन रिलेटिवली वीक बॉन्ड होता है। इनमें क्या होता है, एक वीक बॉन्ड होता है। ठीक है, विच इज़ एबल टू अंडरगो डिकम्पोजिशन, जिसकी हम डिकम्पोजिशन करते हैं टू फॉर्म टू रिएक्टिव स्पीशी, और फिर इससे जो है ना दो रिएक्टिव स्पीशी बनती है, और उन रिएक्टिव स्पीशी के पास जो है अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है। अच्छा, वन वेरी पॉपुलर इनिशिएटर। अब आपको समझ आ गया कि इनिशिएटर किस तरह से काबिल होता है, किस तरह से कैपेबल होता है कि वो रिएक्टिव स्पीशी को प्रोड्यूस कर सके, क्योंकि उसमें एक वीक बॉन्ड होता है जो कि ईजिली डिकम्पोज किया जा सकता है। ठीक है, और जिसके नतीजे में दो रिएक्टिव स्पीशी मिल सकती है, और वो रिएक्टिव स्पीशी जो है वो अनपेयर इलेक्ट्रॉन कंटेन करेगी। अच्छा, ये जो हम तो डिकम्पोजिशन करेंगे वीक बॉन्ड की, ये तो ये बाय हीटिंग के जरिए हम कर सकते हैं इसको डिकम्पोज, या बाया रिएक्शन ऑफ केमिकल एक्टिवेटर। ठीक है, केमिकल एक्टिवेटर जो है वो लो टेम्परेचर पे प्रोसीड हो जाता है। ठीक है, सो ये बात अभी हम आगे जो है मेंशन की हुई है, लेकिन मैंने आपको यही बता दी ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अच्छा, वन वेरी पॉपुलर इनिशिएटर, एक बहुत जो है जाना पहचाना इनिशिएटर विच इज़ यूज इन एक्सटेंसिवली इन डेंटल पॉलीमर, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है डेंटल पॉलीमर में, वो कौन सा है, बेंजोइल पेरोक्साइड। तो ये तो आपने हाईलाइट कर लेना है कि बेंजोइल पेरोक्साइड जो है ये जो है एक ऐसा इनिशिएटर है जो कि डेंटल पॉलीमर में जो है एक्सटेंसिवली यूज़ किया जाता है। ठीक है, अंडर सर्टेन कंडीशन टू पेरोक्साइड लिंकेज इज एबल टू स्प्लिट। अब ये क्या है, बेंजोइल पेरोक्साइड क्या है, इनिशिएटर है। इनिशिएटर है तो आपके जहन में फ़ौरन ये आ जाना चाहिए कि ये इनिशिएटर है, मीन ये एक रिएक्टिव एजेंट है। रिएक्टिव एजेंट है मतलब ये एक रिएक्टिव स्पीशी को प्रोड्यूस करने के काबिल है। क्यों? क्योंकि इसके पास एक वीक बॉन्ड है जिसकी डिकम्पोजिशन हम बाय हीटिंग या बाय केमिकल एक्टिवेटर के थ्रू कर सकते हैं। ये सारी बातें ऑटोमेटिकली आपकी जहन में जो है आ जानी चाहिए। ठीक है, कहाँ थे हम, यहाँ पे। ठीक है, सो बेंजोइल पेरोक्साइड, अंडर सर्टेन कंडीशन द पेरोक्साइड लिंकेज इज एबल टू स्प्लिट टू फॉर्म टू आइडेंटिकल रेडिकल्स। ये वही बात है कि जिस मैंने आपको बताया कि वो दो रिएक्टिव स्पीशी जो है प्रोड्यूस करेगी ना जब हम डिकम्पोजिशन करेंगे। तो वही बात कह रहे हैं ये कि सर्टेन कंडीशन पे, ठीक है, वो स्प्लिट हो जाती है, दो आइडेंटिकल रेडिकल्स बनते हैं, जो कि 12.1 में आप देख भी सकते हैं। ठीक है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये बेंजोइल पेरोक्साइड है। ठीक है, बेंजोइल पेरोक्साइड रेडिकली स्प्लिट टू फॉर्म टू आइडेंटिकल फ्री रेडिकल विच कैन इनिशिएट पॉलीमराइजेशन। क्यों कह रहे हैं कि इनिशिएट पॉलीमराइजेशन, और कौन सी पॉलीमराइजेशन, एडिशन पॉलीमराइजेशन, क्योंकि ये जाहिर सी बात है बेंजोइल पेरोक्साइड है, ये डिकम्पोज हुआ, देखिए ये 2 लिखा हुआ है।
ठीक है, ये 2 रेक्टिव स्पीशीज़ ने बना ली और ये स्टार लाइक शो हो रहा है, मीनिंग एक रेक्टिव स्पीशी है। ठीक है, तो ये रेक्टिव स्पीशी अब मोनोमर के साथ जब रिएक्ट करेगी देन पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस जो है स्टार्ट होगा और प्रोसीड होगा। ठीक है, तो इस वजह से कह रहे हैं कि फिर जो है ये इनिशिएट करेगी पॉलीमराइजेशन जब ये स्प्लिट होगा। The decomposition of benzoyl peroxide may be accomplished ईथर बाय हीटिंग और बाय रिएक्शन विद अ केमिकल एक्टिवेटर। ये वही बात है जो मैंने आपको ऊपर बताई कि जो वीक बॉन्ड होता है ना इनिशिएटर के पास, वो किस तरह से डिकम्पोज होता है। वो या तो हम उसको हीट करेंगे देन उसका वीक बॉन्ड टूटेगा और देन रेक्टिव स्पीशी मिलेगी, या तो हम क्या करेंगे उसके साथ जो बेंजोइल पेरोक्साइड है ना, मीन जो इनिशिएटर है, उसका रिएक्शन करवा देंगे केमिकल एक्टिवेटर के साथ। ठीक है, केमिकल एक्टिवेटर का ये फ़ायदा है कि ये लो टेम्परेचर पे जो है प्रोसीड हो जाता है। द यूज़ ऑफ अ केमिकल एक्टिवेटर अलाउ पॉलीमराइजेशन, ठीक है, टू अकर एट लो टेम्परेचर। ये लो टेम्परेचर पे प्रोसीड हो जाता है। ठीक है, मतलब रेक्टिव स्पीशी फॉर्म हो जाती है इनिशिएटर से। सो ये वही बात हो गई एक्टिवेटर। अब ये एक्टिवेटर क्या है, अब आपने ये पूछना है कि मैम ये एक्टिवेटर, केमिकल एक्टिवेटर, जैसे आपने ऊपर रेक्टिव स्पीशी की हमें नेचर बताई, इस तरह से ये क्या है केमिकल एक्टिवेटर। ठीक है, इसकी भी आप नेचर बताएं। तो मैं आपको बता रही हूँ, एक्टिवेटर कॉमनली यूज व्हेन पेरोक्साइड इनिशिएटर। अब ये जो एक्टिवेटर होता है ना, ये कॉमनली कब यूज़ होते हैं, जब हमारे पास इनिशिएटर कौन सा हो, पेरोक्साइड हो। जैसे कि हमारे पास इनिशिएटर यहाँ पे बेंजोइल पेरोक्साइड दिया था। ठीक है, सो इसके साथ जो है हम केमिकल एक्टिवेटर का यूज़ करेंगे। तो ये बात याद रखनी है कि एक्टिवेटर कॉमनली आम तौर पे जो यूज़ होते हैं ना, वो पेरोक्साइड इनिशिएटर के साथ यूज़ होते हैं। और ये जो एक्टिवेटर्स होते हैं इसकी नेचर क्या होती है, एरोमेटिक टर्शियरी अमाइंस होते हैं। ठीक है, ये आपने अंडरलाइन कर लेना है। और एरोमेटिक टर्शियरी अमाइंस सच एज जैसे कि NNC डाईमिथाइलपिटोलुडीन, ठीक है, जो कि 12.2 में दिखाया गया है, अभी मैं आपको दिखा भी देती हूँ। तो आपने ये समझ लिया, ठीक है, कि केमिकल एक्टिवेटर जो होता है वो क्या नेचर रखता है, एरोमेटिक टर्शियरी अमाइन होता है। और ये नाम आपने जो है हिफ्ज़ कर लेना है। ठीक है, NNC डाईमिथाइलपिटोलुडीन। अच्छा, क्या बता रही थी मैं, अच्छा, ये जो एक्टिवेटर होता है ये आमतौर पर पेरोक्साइड इनिशिएटर के साथ यूज़ होता है। मैं 12.2 में आपको दिखा देती हूँ इसकी डायग्राम। ठीक है, देखें, NNC डाईमिथाइलपिटोलुडीन टर्शियरी अमाइन है विच इज़ केपेबल ऑफ एक्टिवेटिंग पेरोक्साइड, जो कि कैपेबल होता है कि ये एक्टिवेट कर सके पेरोक्साइड इनिशिएटर्स को। ये केमिकल एक्टिवेटर जब पेरोक्साइड इनिशिएटर के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, तो क्या करेगा, उस इनिशिएटर का जो वीक बॉन्ड है ना उसको तोड़ देगा, उसको डिकम्पोज कर देगा। और फिर उस डिकम्पोजिशन के रिजल्ट में क्या होगी, 2 रेक्टिव स्पीशी फॉर्म होगी। फिर वो रेक्टिव स्पीशी जो है मोनोमर के साथ रिएक्ट करके पॉलीमराइजेशन के प्रोसेस को जो है स्टार्ट करेगी और प्रोसीड करेगी। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ गया हो। अच्छा, एन अल्टरनेटिव एक्टिवेशन सिस्टम इन्वॉल्व द यूज़ ऑफ रेडिएशन टू कॉज डिकम्पोजिशन ऑफ अ सुटेबल रेडिएशन सेंसिटिव इनिशिएटर्स। अब मेरी बात सुने, अब मैंने सिर्फ आपको जो इनिशिएटर का वीक बॉन्ड तोड़ने के लिए मैंने आपको 2 बताया कि एक हीटिंग का प्रोसेस होता है कि हीटिंग के थ्रू जो है हम उसका वीक बॉन्ड तोड़ के हमें रेक्टिव स्पीशी मिल जाए, या दूसरा क्या होता है कि हम रिएक्शन करवा दें केमिकल एक्टिवेटर का। ठीक है, जो कि क्या है, एरोमेटिक टर्शियरी अमाइंस होते हैं। ठीक है, अच्छा, लेकिन कुछ जो होते हैं ना इनिशिएटर, वो क्या होते हैं, रेडिएशन सेंसिटिव होते हैं। ठीक है, तो वो जब रेडिएशन सेंसिटिव इनिशिएटर्स हम यूज़ करते हैं ना, तो उनके लिए एक अल्टरनेटिव एक्टिवेशन सिस्टम इन्वॉल्व होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, यूज़ ऑफ रेडिएशन यूज़ करते हैं, रेडिएशंस का, कि उसके बॉन्ड को डिकम्पोज कर दिया जाए। ठीक है, तो बस इसमें कोई सी हार्ड एंड फास्ट बात तो है नहीं कि बस ये कुछ इनिशिएटर जो होते हैं वो रेडिएशन सेंसिटिव होते हैं। जाहिर सी बात है, रेडिएशन सेंसिटिव जब होंगे तो हम किस चीज़ का यूज़ करेंगे, यूज़ ऑफ रेडिएशंस का ही करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कि बेंजोइन मिथाइल ईथर, ये आपने अंडरलाइन हाईलाइट कर लेना है कि बेंजोइन मिथाइल ईथर डिकम्पोज टू फॉर्म फ्री रेडिकल। मतलब ये एक ऐसा इनिशिएटर है जो कि रेडिएशन सेंसिटिव है। ठीक है, और जब हम इस पर रेडिएशन जो है जब हम इसको रेडिएशन में एक्सपोज करते हैं तो ये डिकम्पोज हो जाता है टू फॉर्म फ्री रेडिकल व्हेन एक्सपोज टू अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जब हम इस पर एक्सपोज करते हैं तो ये क्या बना लेता है, 2 फ्री रेडिकल बना लेता है। फ्री रेडिकल क्या है, रेक्टिव स्पीशी है, और ये खुद क्या एक इनिशिएटर है। ठीक है, और कौन सा इनिशिएटर है, रेडिएशन सेंसिटिव इनिशिएटर है। इस वजह से अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के पड़ने पर इसने जो है रेक्टिव स्पीशी बना ली 2, और रेक्टिव स्पीशी जो है
क्या होती है, फ्री रेडिकल एक्टिव स्पीशी होती है ना, और एक आयोनिक एक्टिव स्पीशी होती है जो मैंने नेचर बताई थी। ठीक है, सो अगर आपने इस चैप्टर का ये फर्स्ट जो मैं आपको बातें बता रही हूँ, अगर आपने ये नहीं समझी है डेफिनेशन जो मैंने दो दफ़ा जो है इस वीडियो में बताई है, क्यों बताई है, क्योंकि अगर आपने ये डेफिनेशन नहीं समझ आई और आगे मैं कहीं आए इनिशिएटर तो मैं आपको पूरी कहानी तो नहीं बताऊंगी ना दोबारा से, तो आपने ये लेक्चर बहुत ध्यान से सुनना है, क्योंकि आगे जो है इस सब टर्मिनोलॉजीज़ जो है ये सारी यूज़ होगी, तो देन आपको कन्फ्यूजन हो सकती है। अच्छा, तो हम कहाँ पे थे, ये हो गया, ये आपने याद रखना है, बेंजोइल मिथाइल ईथर ये एक रेडिएशन सेंसिटिव इनिशिएटर है। अच्छा, अब सर्टेन कीटोन्स होते हैं, ठीक है, व्हेन एक्सपोज टू रेडिएशन, जो कि एक्सपोज होते हैं रेडिएशन में, और वो जो रेडिएशन होती है विजिबल स्पेक्ट्रम की होती है, ये भी आपने याद रखना है। ये जो बेंजोइल मिथाइल ईथर है ना, ये अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन की प्रेजेंस में होता है, जबकि कुछ कीटोन्स होते हैं जब उनको एक्सपोज करते हैं ना रेडिएशन में, इनविजिबल स्पेक्ट्रम रेंज में, ठीक है, एंड इन द प्रेजेंस ऑफ टर्शियरी अमाइन, मतलब कुछ कीटोन्स ऐसे होते हैं जो कि हम रेडिएशन जो है विजिबल स्पेक्ट्रम की उन पे एक्सपोज करेंगे, और प्रेजेंस ऑफ टर्शियरी अमाइन में जो है वो कर सकते हैं, एक्टिव स्पीशी को प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो बस ये आपने याद रखना है। टर्शियरी अमाइन आर केपेबल ऑफ फॉर्मिंग एक्टिव रेडिकल्स विच कैन इनिशिएट पॉलीमराइजेशन, मतलब कुछ कीटोन्स होते हैं जो कि रेडिएशन, और रेडिएशन कौन सी विजिबल स्पेक्ट्रम की, और उसके साथ टर्शियरी अमाइन भी जब आप यूज़ करेंगे देन वो एक्टिव रेडिकल फ्री रेडिकल जो है प्रोड्यूस करेंगी, और देन जो है हमारा इनिशिएट हो पाएगा पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस, एडिशन पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस। ठीक है, सो अब आगे चलते हैं। द मेजॉरिटी ऑफ मोनोमर्स विच कैन बी पॉलीमराइज बाय फ्री रेडिकल एडिशन मैकेनिज्म आर ऑफ द अल्कीन टाइप। अच्छा, तो ये क्या कह रहे हैं कि जो मेजॉरिटी ऑफ मोनोमर्स होते हैं ना, जो पॉलीमराइज होके फ्री जो के पॉलीमराइज हो जाते हैं, कौन से प्रोसेस से, बाय फ्री रेडिकल एडिशन मैकेनिज्म से, वो जनरली अल्कीन टाइप होते हैं। तो ये आपने जो है जहन नशीन कर लेना, इसको हाईलाइट कर लें, ठीक है, कि जो मोनोमर्स होते हैं जिससे पॉलीमर्स बनता है, ठीक है, फ्री रेडिकल एडिशन मैकेनिज्म के थ्रू, वो अल्कीन टाइप होते हैं। ठीक है, दे कंटेन अ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, क्योंकि इनके पास कौन सा बॉन्ड होता है, जाहिर सी बात एल्कीन है तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा। दीज मोनोमर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द जनरल फॉर्मूला गिवन इन 12.3। इनका जनरल फॉर्मूला आप देख सकते हैं 12.3 में, ये दिख रहा है आपको चार्ट, ये देखें, ये अल्कीन है, डबल बॉन्ड है इसमें। अब इसमें एक्स दिया हुआ है, ये वाई दिया हुआ है, ठीक है, मतलब एक्स या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है, और ये फॉर एग्जांपल एक्स हमारा हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन, वाई भी हमारा हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन। अब ये क्या बन जाएगा, जब इधर भी हाइड्रोजन इधर भी हाइड्रोजन, तो ये बन जाएगा इथीन या इथाइलिन। देखें, इथाइलिन, मतलब ये हमारा मोनोमर कौन सा बन जाएगा, इथाइलिन, और जाहिर सी बात है इसका जो पॉलीमर क्या होगा, पॉलीइथाइलिन। इस तरह से अब यहाँ पे एक्स पे मैं हाइड्रोजन रख लूँ और वाई पे मैं क्लोरीन रख लूँ, तो ये क्या बन जाएगा, विनाइल क्लोराइड बन जाएगा ना, और ये पॉलीविनाइल क्लोराइड PVC बन जाएगा। इस तरह से अगर एक्स पे हाइड्रोजन रख लूँ और वाई पे फिनाइल रख लूँ, तो फिर ये क्या होगा, ये हो जाएगा स्टाइरीन। मोनोमर हमारा क्या होगा, स्टाइरीन होगा, और उस पॉलीमर क्या होगा, पॉलीस्टाइरीन। इस तरह से अगर एक्स पे हाइड्रोजन रख लें, वाई पे जो है हम ये CH डबल बॉन्ड CH2 रख लें, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जाहिर 2 ये है और 2 ये हो जाएंगे, जब ये वाई पे आएगा तो 4 हो जाएगा, तो ब्यूटाडाइन हो जाएगा, पॉलीब्यूटाडाइन हो जाएगा। इस तरह से अगर हाइड्रोजन, अच्छा आपने जो इम्पोर्टेंट है ना, वो ये नीचे के लास्ट वाले 2 है, ऊपर भी इतना कुछ मुश्किल नहीं है, ठीक है, इजीली आपको याद हो सकते हैं सब। CO2 CH3 अगर वाई पे होगा और एक्स पे हाइड्रोजन होगा, तो हमारा ये मिथाइल एक्रिलेट होगा, और इसका पॉलीमर पॉली मिथाइल एक्रिलेट होगा। लेकिन अगर एक्स पे हमारा CH3 है और वाई पे CO2 CH3 सेम है, लेकिन एक्स पे हमारा CH3 है, तो ये क्या होगा, मिथाइल मेथाक्रिलेट होगा, और इसका वो क्या होगा, पॉलीमिथाइल मेथाक्रिलेट। ठीक है, सो ये आपने याद रखना है। तो ये देखें अल्कीन है, मोस्टली अल्कीन टाइप होते हैं जो मैं आपको बता रही थी। सम ऑफ द फेमिलर मोनोमर विच कैन बी ऑब्टेन बाय सब्सटेंस फॉर एक्स एंड वाई इन द फिगर, ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ। मिथाइल मेथाक्रिलेट एंड अदर क्लोजली रिलेटेड मोनोमर आर ऑफ पार्टिकुलर इंपॉर्टेंस इन डेंटिस्ट्री। मैंने आपको बताया ना कि मिथाइल
मेथाक्रिलेट का बताया मैंने आपको, ये वाला लास्ट वाला, ठीक है। ये और दूसरे जो है वो कॉमनली यूज़ होते हैं डेंटिस्ट्री में। अच्छा अब यहाँ तक जो है ना सारा जो है ना मतलब आपको बता दिया गया है, काफ़ी इसमें इम्पोर्टेंट जो है डेफिनेशन मैंने आपको बताई। और अब हमारे पास स्टार्ट होता है इसका प्रोसेस बेसिकली है क्या। द पोलिमराइजेशन प्रोसेस फॉलो अ वेल डॉक्यूमेंटेड पैटर्न होता है, ठीक है, जो कि कंटेन करता है 4 मेन स्टेजेस पे। 4 मेन स्टेजेस पे, जो कि कौन कौन सी है। फर्स्ट है एक्टिवेशन, सेकंड है इनिशिएशन, थर्ड है प्रोपगेशन, फोर्थ है टर्मिनेशन, ठीक है। सो ये स्टेजेस है। या तो मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लूँगी या इसी वीडियो में। चलिए इसी वीडियो में ही पढ़ लेते हैं, ताकि फिर हमारा ये जो है एडिशन पोलिमराइजेशन कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन इसके बाद फिर हमारा मॉलिक्यूलर वेट होगा, चेन ब्रांचिंग, क्रॉस लिंकिंग, फिर भी थोड़ा सा जो है ना होगा। उसके बाद कंडीशन पोलिमराइजेशन हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। मैं ये वाला जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ा दूँगी। चलिए इसी में पढ़ा देती हूँ। तो मैंने आपको बताया 4 स्टेजेस होती हैं ना, एक्टिवेशन, इनिशिएशन, प्रोपगेशन एंड टर्मिनेशन। तो एक्टिवेशन किस तरह से होती है। दिस इन्वॉल्व डिकम्पोजिशन ऑफ द पेरोक्साइड इनिशिएटर। जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है, कि 4 स्टेजेस होती है। अब हम एक एक स्टेज को पढ़ेंगे। फर्स्ट कौन सी होती है। एक्टिवेशन। एक्टिवेशन में क्या होता है बेसिकली। एक्टिवेशन में क्या होता है कि इन्वॉल्वमेंट होती है डिकम्पोजिशन ऑफ द पेरोक्साइड इनिशिएटर। जो इनिशिएटर होता है ना, मैंने आपको बताया कि वो पेरोक्साइड इन नेचर होता है। तो उसमें जो पेरोक्साइड इनिशिएटर है ना, उसमें जो वीक बॉन्ड है उसकी डिकम्पोजिशन होती है। इन्वॉल्व डिकम्पोजिशन ऑफ पेरोक्साइड इनिशिएटर यूजिंग ईथर थर्मल एक्टिवेशन मीन हीट, ठीक है, या केमिकल एक्टिवेटर। ये दोनों बातें मैं आपको बता चुकी हूँ। केमिकल एक्टिवेटर और रेडिएशन ऑफ अ सुटेबल वेवलेंथ ऑफ अ सुटेबल वेवलेंथ इफ अ रेडिएशन एक्टिवेटर इनिशिएटर इज प्रेजेंट। तो ये क्या बता रही, पूरी वही बातें। अगर आपने जो है पीछे का सही से नहीं सुना तो आपको ये चीज़ें समझ नहीं आएगी। और मेरा जो है ना बोल बोल के हलक जो है ना बिल्कुल सूख गया है, ठीक है। तो अब मैं आपको दोबारा से यहाँ बता भी नहीं सकती। देखें, अच्छा कहाँ पे थे। इनिशिएटर में क्या होगा, जो हम एक्टिवेशन में क्या होगा, जो इनिशिएटर था ना, इनिशिएटर मीन जो कि एक रेक्टिव एजेंट है जिससे हमें रेक्टिव स्पीशीज मिल सकती है, ठीक है। तो वो जो रेक्टिव एजेंट है इनिशिएटर, उसके पास एक वीक बॉन्ड होता है जिसको हम इजीली डिकम्पोज कर सकते हैं बाय हीटिंग या केमिकल एक्टिवेटर के ज़रिए। और फिर मैंने आपको पीछे ये भी बताया था, यहाँ पर जब हम पढ़ रहे थे स्टार्ट में इंट्रोडक्शन, कि कुछ इनिशिएटर जो है वो रेडिएशन सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। तो उस पर रेडिएशन हम एक्सपोज करते हैं सुटेबल वेवलेंथ की, ठीक है, अगर रेडिएशन एक्टिवेटर प्रेजेंट है तो, ठीक है। सो ये था हमारा एक्टिवेशन में यही होगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि फॉर बेंजोइल पेरोक्साइड द एक्टिवेशन रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन गिवन 12.1 में जो है इसका एक्टिवेशन जो है दिया हुआ है। इन सिंप्लीफाइड जनरल टर्म्स इट मे बी एक्सप्रेस एज फॉलो। जैसे कि ये जो है ये हमारा क्या है, पहले मैं आपको बेंजोइल पेरोक्साइड ऊपर दिखा देती हूँ 12.1 में। जैसे मैंने आपको ये दिखाया था ना 12.1 में, ये बेंजोइल पेरोक्साइड। एक्टिवेशन में क्या होगा, इनिशिएटर है ना बेंजोइल पेरोक्साइड। इनिशिएटर मीन रेक्टिव एजेंट है जिससे रेक्टिव स्पीशीज प्रोड्यूस होनी है, ठीक है। और इसके पास वीक बॉन्ड भी है जिसको हम इजीली डिकम्पोज कर सकते हैं बाय हीटिंग या बाय यूज़ ऑफ केमिकल एक्टिवेटर, ठीक है। सो अब ये जो बेंजोइल पेरोक्साइड है ये डिकम्पोज हो गया किस में, रेक्टिव स्पीशी में। और कितने ही रेक्टिव स्पीशी, 2 रेक्टिव स्पीशी में। और ये देन इनिशिएट कर सकते, ये रेक्टिव स्पीशी इनिशिएट करने के काबिल है पॉलीमराइजेशन के प्रोसेस को। तो ये होता है एक्टिवेशन में, और कुछ नहीं। क्या होता है एक्टिवेशन में कि इनिशिएटर का जो वीक बॉन्ड होता है वो जो इनिशिएटर है पेरोक्साइड इनिशिएटर, उसकी जो है जो बॉन्ड प्रेजेंट है उसकी डिकम्पोजिशन हो जाती है और रेक्टिव स्पीशी फॉर्म हो जाती है। एक्टिवेशन में जस्ट ये है। जैसे कि ये फॉर एग्जांपल समझ लें कि ये आपका क्या है, ये पेरोक्साइड इनिशिएटर है और इसने 2 जो है रेक्टिव स्पीशी बना ली, ठीक है। ये देखें इसमें क्या है, O और साइड पे R है। ये देखें O और ये पूरा R और ये पूरा R, ठीक है। ये पेरोक्साइड इनिशिएटर को इस तरह से शो किया है सिंप्लीफाइड में ना। और ये देखें फिर इसका बन रहा है, ये हमारे पास क्या, ये पूरा R और O, ठीक है, ब्लर हो रहा है अब, ठीक है, R और O, ठीक है। ये पूरा R है ये वाला,
और ये O, तो R और O मतलब कितनी बनी यार, दो रेक्टिव स्पीशी बन गई हमारे पास। या मैं यहाँ पे भी करके दिखा दूँ ना, देखिए जो नीचे सिंप्लीफाइड करके शो किया है ना वो इस तरह से शो किया है। ठीक है, ये हमारे पास सिंप्लीफाइड है। तो एक्टिवेशन में ये होता है वेयर आर इज रिप्रेजेंट बाय ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ग्रुपिंग। ये जो आर रिप्रेजेंट कर रहा है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ग्रुपिंग को, ये ठीक है। तो एक्टिवेशन में ये होता है। अच्छा, इनिशिएशन में क्या होता है, द पोलिमराइजेशन रिएक्शन इज इनिशिएटेड। जो पोलिमराइजेशन रिएक्शन होता है ना वो इनिशिएट होता है व्हेन द रेडिकल फॉर्म ऑन एक्टिवेशन। ठीक है, एक्टिवेशन का तो हमने पढ़ लिया, अब हम इनिशिएशन का वो स्टेप पढ़ रहे हैं, सेकंड स्टेप जो है। इसमें क्या होता है, अब जो पोलिमराइजेशन रिएक्शन है वो इनिशिएट हो जाएगा जब रेडिकल जो है फॉर्म होगा ऑन एक्टिवेशन में। रेडिकल तो फॉर्म हो गए ना एक्टिवेशन में, ये एक्टिवेशन का स्टेप जो फर्स्ट स्टेप था इसमें आपने क्या फॉर्म कर लिया, रेक्टिव स्पीशी फॉर्म हो गई ना। तो रेक्टिव स्पीशी मीन रेडिकल्स। ठीक है, रेक्टिव स्पीशी मीन रेडिकल। तो रेडिकल जब फॉर्म हो गए तो वो यही कह रहे हैं कि पोलिमराइजेशन रिएक्शन इनिशिएट हो जाएगा जब जब रेडिकल फॉर्म हो जाएंगे किस में, एक्टिवेशन में, तो रिएक्ट करेगा विद अ मोनोमर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो अब ये जो रेक्टिव स्पीशी जो फॉर्म हुई है एक्टिवेशन में, ये इनिशिएशन के स्टेप में क्या होगी, इनिशिएट करेगी पोलिमराइजेशन को। ठीक है, और मोनोमर्स किस तरह से इनिशिएट करेगी, मोनोमर्स के साथ जो है मिलके पोलिमराइजेशन के प्रोसेस को इनिशिएट करेगी विद अ मोनोमर मॉलिक्यूल। दिस इज स्टोरेड फॉर द स्पीशी कैन स्पेसिफिक केस ऑफ बेंजोइल पेरोक्साइड रेडिकल एंड द मिथाइल मैक्रिल मोनोमर एंड 12.4। अच्छा, तो अब ये कह रहे हैं कि किस तरह से इनिशिएट करेंगी, आप देख सकते हैं 12.4 में। ठीक है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये रेक्टिव स्पीशी जो हमारे पास बनी थी ना एक्टिवेशन के प्रोसेस में, ये हमारा एक्टिवेशन का प्रोसेस था कि बेंजोइल पेरोक्साइड ने जो है 2 रेक्टिव स्पीशी बना ली। अब 2 रेक्टिव स्पीशी बनाई, हमने 1 रेक्टिव स्पीशी जो है ले ली। ठीक है, और इसके साथ जो है हमने क्या ले लिया, ये क्या है, किसका स्ट्रक्चर है, आप खुद ही बताएं, वीडियो को पॉज करें और बताएं कि किसका स्ट्रक्चर है। देखें, ये हमारे पास अल्कीन है और ये हमारे पास X है, ये हमारे पास Y है। ठीक है, अब X पे CH3 है और Y पे CH3 है। देखें, ये X पे हमारा CH3 है, Y पे हमारा CH3 है। मीन इसका मतलब ये कौन सा मोनोमर है हमारे पास, ये है मिथाइल मेथाक्रिलेट है। ये जो फार्मूला बताया था ना मैंने, ये वाला, इसमें X में ये पुट करें, Y में ये पुट करें, तो आप इसका आपके पास ये आ जाएगा। तो ये यही फार्मूला बनेगा ना, तो इसको, इस मोनोमर को हम क्या कहेंगे, मिथाइल मेथाक्रिलेट। तो ये जो रेक्टिव स्पीशी बनी थी एक्टिवेशन के स्टेप पे, ये इनिशिएशन का प्रोसेस, ये जो आप देख रहे हैं ना ये इनिशिएशन है। इसमें क्या होगी, स्पीशी जो है इस मोनोमर, ये मोनोमर कौन सा लिया है, मिथाइल मेथाक्रिलेट। ठीक है, और इसके साथ इसने रिएक्ट किया तो ये देखें क्या बन गया, एक लार्जर रेक्टिव स्पीशी बन गई। डायरेक्शन ऑफ बेंजोइल पेरोक्साइड रेडिकल, ये बेंजोइल पेरोक्साइड रेडिकल कहेंगे हम इसे। ठीक है, रेक्टिव स्पीशी जो प्रोड्यूस हुई है उसे हम रेडिकल कह रहे हैं। और किस से, कौन से इनिशिएटर से प्रोड्यूस हुई थी, बेंजोइल पेरोक्साइड से, तो उस रेक्टिव स्पीशी को हम कह रहे हैं कि बेंजोइल पेरोक्साइड रेडिकल। ठीक है, सो ये ऐसे टर्म्स है जो कि बिल्कुल भी मतलब कंफ्यूज होने की तो ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि मैंने इतने डिटेल में इतना अच्छा समझाया और बार बार रिपीट किया आपके लिए, हर स्टेप पे रिपीट किया, जो कि बहुत कम ही कि बहुत कम लोगों में हिम्मत होगी कि इतना रिपीट करें। अच्छा, तो ये बेंजोइल रेडिकल जो है ना, बेंजोइल पेरोक्साइड रेडिकल मीन एक रेक्टिव स्पीशी है, ये रिएक्ट करेगी विद मिथाइल मेथाक्रिलेट से। ठीक है, टू फॉर्म अ न्यू रेडिकल स्पीशी। देखें, ये इसने न्यू रेडिकल स्पीशी बना ली, ये स्टार दिख रहा है, ये न्यू रेडिकल स्पीशी बन गई, जो कि फिर अब ये जो है ये कैपेबल होगी कि दूसरे मोनोमर के साथ रह के एक लार्जर रेक्टिव स्पीशी बना रहे हो। उस तरह से ये पोलिमराइजेशन के प्रोसेस जो है चलता रहेगा। ठीक है, अच्छा, जैसे कि ये था कि रेक्टिव स्पीशी मोनोमर के साथ, तो ये लार्जर रेक्टिव स्पीशी, फिर लार्जर स्पीशी दूसरे मोनोमर के साथ, फिर दूसरी लार्जर रेक्टिव स्पीशी, तो इस तरह से ये भी चलता रहेगा। अच्छा, दिस इज द इनिशिएशन रिएक्शन ऑन अ फ्री रेडिकल पोलिमराइजेशन ऑफ मिथाइल मेथाक्रिलेट, तो मैंने जैसे बता दिया। अच्छा, तो ये हमारा इनिशिएशन भी आपको समझ आ गई ना। देखें, ये हमारे पास ये RO और ये स्टार है और ये मैंने प्लस लगाया है इसके बीच में। ये जो रेक्टिव स्पीशी यहाँ पे एक्टिवेशन में प्रोड्यूस हुई थी ना, ये यहाँ पे आके मोनोमर के साथ रिएक्ट करेगी और क्या बनाएगी, ये एक लार्जर रेक्टिव स्पीशी बन जाएगी। देखें, अब ये फिर कैपेबल होगी कि दूसरे जो है मोनोमर के साथ रिएक्ट करके ये रिएक्शन प्रोसीड करें।
ठीक है। तो इनिशिएशन में क्या होगा कि रेक्टिव स्पीशीज जो है मोनोमर के साथ रिएक्ट करेगी और इनिशिएट करेगी पॉलिमराइजेशन के प्रोसेस को। ये सारे स्टेप जो है लास्ट में आपसे पूछे जाएंगे। where the symbol of M represent on the molecule of monomer it can be, ये तो सब ये बता दिया ना कि M जो है मोनोमर को शो कर रहा है। 12.4 डेट द इनिशिएशन रिएक्शन। 12.4 जो भी मैंने आपको इक्वेशन दिखाई वो कह रहे हैं कि ये एक इनिशिएशन रिएक्शन है, इज़ एन एडिशन रिएक्शन प्रोड्यूस अनदर एक्टिव फ्री रेडिकल। और ये क्या हो रहा है, दायरे के बाद एडिशन हो रही है और फिर ये क्या फॉर्म कर रहा है, दूसरा फ्री रेडिकल जो है स्पीशी जो है फॉर्म कर रहा है, फ्री रेडिकल स्पीशी बन रही है। ठीक है, विच इज़ केबल ऑफ फर्दर रिएक्शन। सारी वो बातें जो कि मैं बता चुकी हूँ वो यहाँ पे जो है लफ्ज़ों में बयान की गई है। अच्छा, तो दो तो आपने पढ़ लिए। अब थर्ड देखें प्रोपगेशन। प्रोपगेशन में क्या होगा, फॉलोइंग इनिशिएशन द न्यू फ्री रेडिकल इज कैपेबल ऑफ रिएक्टिंग विथ फर्दर मोनोमर मॉलिक्यूल। जैसे मैंने आपको बताया कि जो फ्री रेडिकल जो लार्जर एक्टिव स्पीशी बनी है, अब ये इस काबिल है, ये कैपेबल है कि ये दूसरे मोनोमर के साथ रिएक्ट कर सके और फर्दर पॉलिमराइजेशन के प्रोसेस को प्रोसीड कर सके। तो वही बात वो किस में आ जाती है, प्रोपगेशन में आएगा कि जो लार्जर एक्टिव स्पीशी दूसरे मोनोमर के साथ और फिर तीसरे फिर चौथे के साथ करेगी, तो इस प्रोसेस को प्रोपगेशन कहते हैं। ठीक है, द न्यू फ्री रेडिकल इज फॉलोइंग इनिशिएशन द न्यू फ्री रेडिकल इज कैपेबल ऑफ रिएक्टिंग विद फर्दर मोनोमर। ठीक है, फर्दर मोनोमर के साथ करेगी। देखें ये हमारे पास बना था ना, एक तो पता नहीं ये ब्लर क्यों हो जाता है, ये बार बार हिलता है ना, मेरे सामने बिल्कुल ये स्टैंड रखा हुआ है। देखें ये एक रेक्टिव स्पीशी है, लार्जर रेक्टिव स्पीशी। ठीक है, जो कि इनिशिएशन के प्रोसेस में हुई है ना। अब ये दूसरे मोनोमर के साथ जो है रिएक्ट करेगी और फिर ये जो है एक दूसरी लार्जर रेक्टिव स्पीशी बन जाएगी। फिर ये जो है एक तीसरे मोनोमर के साथ रिएक्ट करेगी, फिर ये हमारे पास एक लार्जर रेक्टिव स्पीशी बन गई। ठीक है, फिर ये एक चौथे मोनोमर के साथ रिएक्ट करेगी और फिर ये हमारे पास लार्जर स्पीशी बन गई। इस तरह से ये प्रोपगेशन में ये प्रोसीड होता जाएगा। फर्दर मोनोमर मॉलिक्यूल ईच स्टेज ऑफ द रिएक्शन प्रोड्यूस अ न्यू रेक्टिव स्पीशी। हर स्टेज में क्या हो रहा है, ईच स्टेज ऑफ द रिएक्शन क्या हो रहा है, ईच स्टेज ऑफ रिएक्शन में प्रोड्यूस हो रही है ना, एक न्यू रेक्टिव स्पीशी प्रोड्यूस हो रही है। जैसे कि ये रेक्टिव स्पीशी थी जो कि इनिशिएशन में प्रोड्यूस हुई थी, इसने दूसरे मोनोमर के साथ एक तीसरी रेक्टिव स्पीशी बना ली, फिर तीसरे ने दूसरे मोनोमर के साथ चौथी बना ली, चौथी ने पांचवी, इस तरह से रेक्टिव स्पीशी जो है न्यू बनती जा रही है और फर्दर मोनोमर के साथ एडिशन करके जो है पॉलीमर्स की चेन लेंथ को इंक्रीज़ करती जा रही है। न्यू रेक्टिव स्पीशी केपेबल ऑफ फर्दर रिएक्शन को प्रोसीड कर रही है, जो कि आपको मैंने दिखा भी दिया, समझा भी दिया। जनरल इक्वेशन फॉर द प्रोपगेशन रिएक्शन में भी रिटन एज, मतलब इस तरह से लिखी जा सकती है। मतलब जो मैंने ऊपर आपको बुक में दिखाया गया है ना बहुत डिटेल में, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ये एक रेक्टिव स्पीशी थी और ये पॉजिटिव। ठीक है, इसके साथ रिएक्ट करिए, एन मीन नंबर ऑफ मोनोमर के साथ करेगी, तो ये जो है नंबर ऑफ मोनोमर बीच में आते जाएंगे और ये इस तरह से स्पीशी बनती जाएगी। वेयर द वैल्यू ऑफ एन डिफाइन द नंबर ऑफ मोनोमर मॉलिक्यूल एडेड, जो कि ऐड होंगे, एंड हिज द लेंथ ऑफ द चेन एंड द मॉलिक्यूलर वेट जो है वो भी इस तरह से इंक्रीज होता जाएगा। अच्छा, अब लास्ट जो है वो टर्मिनेशन है। इट इज़ पॉसिबल फॉर द प्रोपगेशन रिएक्शन टू कंटिन्यू until the supply of monomer molecule ठीक है, exhausted। ठीक है, तो जब ये कह रहे हैं कि ये पॉसिबल होगा जब प्रोपगेशन जो है कंटिन्यू होगा, मतलब ये प्रोपगेशन में तो मतलब देखें आपने ऊपर रिएक्शन देखा कि वो जो है मोनोमर के साथ ऐड करके पॉलीमर की चेन इंक्रीज होती जा रही है, लेकिन एक स्टेज आएगा जिसे हम टर्मिनेशन कहते हैं। इसमें क्या होगा कि अगर सप्लाई ऑफ मोनोमर जो है एग्जॉस्टेड हो जाए, ठीक है, तो क्या होगा, इन प्रैक्टिस और अदर रिएक्शन विच में रिजल्ट इन द टर्मिनेशन ऑफ अ पॉलीमर चेन। फिर क्या हो जाएगी, उसके नतीजे में टर्मिनेशन हो जाएगी। जाहिर सी बात है जब मोनोमर नहीं मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, चेन रुक जाएगी ना। ठीक है, कंपेयर विद द प्रोपगेशन रिएक्शन। ठीक है, जब ये मोनोमर मतलब फर्दर मोनोमर नहीं मिलेंगे लार्जर रेक्टिव स्पीशी को, तो फिर वो मज़ीद प्रोसीड ही नहीं करेगी। तो वही कह रहे हैं कि अगर सप्लाई ऑफ मोनोमर मॉलिक्यूल जो है एग्जॉस्टेड हो जाए, देन रिजल्ट में क्या होगा कि टर्मिनेशन ऑफ पॉलीमर चेन हो जाएगी। ठीक है, दीज रिएक्शन प्रोड्यूस
दीज रिएक्शन प्रोड्यूस डेड पॉलीमर चेन विच आर नॉट केबल ऑफ फर्दर रिएक्शन। फिर ये जो रिएक्शन है ना टर्मिनेशन रिएक्शन, ये किसको प्रोड्यूस करेगा? एक डेड पॉलीमर को प्रोड्यूस करेगा जो कि काबिल ही नहीं होगी कि वो फर्दर एडिशन रिएक्शन कर सके। क्यों काबिल नहीं होगी? क्योंकि उसको यार मोनोमर्स ही नहीं मिल रहे, मोनोमर्स ही ख़त्म हो गए। अब जब मोनोमर्स ख़त्म हो गए, जैसे ये लार्जर एक्टिव स्पीशी है, अब मज़ीद इसके साथ इसके पास मतलब इसको एडिशन के लिए मोनोमर नहीं मिल रहे, तो ये फर्दर किस तरह से रिएक्शन प्रोसीड करेगी, किस तरह से अपनी चेन लेंथ इंक्रीज़ करेगी? तो वो यही कह रहे हैं कि टर्मिनेशन में क्या होता है कि मोनोमर मॉलिक्यूल जो है एग्जॉस्टेड हो जाते हैं, जिस वजह से टर्मिनेशन हो जाती है, प्रोग्रेशन का जो है वो स्टॉप हो जाता है। ठीक है, और फिर वो जो मोनोमर एग्जॉस्टेड हो जाते हैं और पॉलीमर की चेन जो है मज़ीद प्रोसीड नहीं करती, तो उस पॉलीमर चेन को डेड पॉलीमर कह रहे हैं कि दीज रिएक्शन प्रोड्यूस डेड पॉलीमर चेन, क्योंकि मज़ीद जो है मोनोमर ना होने की वजह से चेन प्रोसीड नहीं हो पा रही, तो उस पॉलीमर को डेड पॉलीमर कहेंगे विच आर नॉट केबल फर्दर रिएक्शन, क्योंकि वो फर्दर रिएक्शन को प्रोसीड नहीं कर पा रही, क्योंकि उसके पास मतलब मोनोमर्स नहीं है, ख़त्म हो गए ना मोनोमर्स। ठीक है, वन एग्जाम्पल ऑफ टर्मिनेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू ग्रोइंग चेन टू फॉर्म वन डेड चेन इज फॉर। अब ये कह रहे हैं कि हम एक एग्जाम्पल आपको देते हैं टर्मिनेशन की, अगर हम दो ग्रोइंग चेन को कंबाइन कर दें और एक डेड चेन बनाएं, जैसे कि ये देखें, ये ग्रोइंग MN मीन नंबर ऑफ मोनोमर्स हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको ऊपर समझाया, ये पॉजिटिव, इस तरह से ये नंबर ऑफ मोनोमर्स है। अब ये जो सर्कल होता है ना, ये इस तरह से हम पहले एरो बनाते थे, लेकिन इस अप्लाइड डेंटल मटेरियल की बुक में ना सर्कल को आप एरो शो करें कि मतलब ये रिएक्शन को शो कर रहा है। अच्छा, तो अब देखें, ये जो है इन्होंने जो है बॉन्ड बना लिए इस तरह से। ये दो ग्रोइंग चेन थी, ये फर्स्ट ग्रोइंग चेन है यहाँ से यहाँ तक, ये पॉजिटिव लगाया ना मैंने, और ये दूसरी ग्रोइंग चेन है, ये टू ग्रोइंग चेन है। जब ये दो ग्रोइंग चेन आपस में मिलेगी तो एक डेड चेन बनेगी, जो कि ये है। ठीक है, इस तरह से भी पॉसिबल है। एक तो ये है कि मोनोमर एग्जॉस्टेड हो जाए, दूसरा ये है कि दो ग्रोइंग चेन के मिलने पे भी डेड चेन प्रोड्यूस हो सकती है। डेड चेन मीन या डेड पॉलीमर मीन जो कि विच आर नॉट केबल ऑफ फर्दर एडिशन रिएक्शन, जो कि काबिल नहीं हो, जो कि इस काबिल नहीं होती कि वो फर्दर जो है पॉलीमराइजेशन के प्रोसेस को प्रोसीड कर सके। ठीक है, अच्छा, अदर एग्जाम्पल ऑफ टर्मिनेशन इन्वॉल्व द रिएक्शन ऑफ ग्रोइंग चेन विद मोनोमर ऑफ। अच्छा, ये कह रहे हैं कि दूसरे जो रीजंस होते हैं टर्मिनेशन में इन्वॉल्व होते हैं किस तरह से, रिएक्शन ऑफ ग्रोइंग चेन। अगर ग्रोइंग चेन का रिएक्शन जो है विद मॉलिक्यूल ऑफ इनिशिएटर के साथ हो जाए, मतलब अगर ये ग्रोइंग चेन जो है ना, फॉर एग्जांपल ये ग्रोइंग चेन थी ना हमारी, तो अगर ग्रोइंग चेन का रिएक्शन जो है ग्रोइंग चेन का रिएक्शन जो है वो इनिशिएटर के साथ हो जाए, इनिशिएटर मीन बेंजोइल पेरोक्साइड के साथ हो जाए, ठीक है, तब भी टर्मिनेशन हो सकती है। या डेड पॉलीमर के साथ हो जाए, डेड पॉलीमर मीन जो कि मैंने आपको बताया कि मोनोमर जब एक्सॉस्टेड हो जाते हैं तो डेड पॉलीमर की चेन बनती है। मतलब ग्रोइंग चेन का अगर डेड पॉलीमर के साथ रिएक्शन हो जाए देन टर्मिनेशन हो सकती है, किसी इनिशिएटर के साथ हो जाए देन टर्मिनेशन हो सकती है, किसी इम्प्योरिटी के साथ हो जाए या किसी सॉल्वेंट के साथ हो जाए। तो ये रीज़न आपने याद रखने हैं, ठीक है, कि इन वजूहात की बेसिस पर टर्मिनेशन पॉसिबल हो सकती है। फैक्टर विच हैव एन इम्पोर्टेंट इन्फ्लुएंस ऑन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द रिजल्टिंग पॉलीमर। जो फैक्टर्स होते हैं ना, जो कि इम्पोर्टेंट इन्फ्लुएंस रखते हैं किसकी प्रॉपर्टीज़ पर, रिजल्टिंग पॉलीमर की प्रॉपर्टीज़ पर, वो कौन से फैक्टर है? वो है मॉलिक्यूलर वेट और दूसरा है डिग्री ऑफ चेन ब्रांचिंग या क्रॉस लिंकिंग। तो ये दो फैक्टर है जो कि इम्पोर्टेंट इफेक्ट रखते हैं, इम्पोर्टेंट इन्फ्लुएंस रखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिजल्टिंग पॉलीमर, जो कि हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंदी हो गई है, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा लेंदी हो गई है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। एक्टिवेशन में क्या होता है, एक दफ़ा मैं रिवाइज़ कर दूं। एक्टिवेशन में कुछ भी नहीं होता, इनिशिएटर मतलब होता है, आपको समझा दिया है ना, तो इस वजह से मैं कह रही हूँ कि कुछ भी नहीं होता, कि आपको समझ आ जाए। अच्छा, एक्टिवेशन में क्या होता है, मैंने आपको बताया कि पोलराइजेशन का प्रोसेस एक वेल डॉक्यूमेंट पैटर्न होता है जिसकी 4 स्टेज है, एक्टिवेशन, इनिशिएशन, प्रोपगेशन, टर्मिनेशन। एक्टिवेशन में क्या होता है, इनिशिएटर जो होता है, इनिशिएटर मीन एक रिएक्टिव एजेंट मीन जो कि रिएक्टिव स्पीशीज को प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, तो इनिशिएटर जो फॉर एग्जाम्पल बेंजोइल पेरोक्साइड जो हमने पीछे पढ़ा, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, उसका जो वीक बॉन्ड है उसको हम तोड़ते हैं बाय हीटिंग या बाय रिएक्शन ऑफ केमिकल एक्टिवेटर, जिसके नतीजे में हमारे पास 2 रिएक्टिव स्पीशीज बनती है। ठीक है, अब वो
जो 2 रिएक्टिव स्पीशीज़ बनती है, इनिशिएशन सेकंड स्टेप जो है फिर स्टार्ट हो जाता है, उसमें से एक रिएक्टिव स्पीशीज़ जो है मोनोमर के साथ रिएक्ट करती है और एक लार्ज रिएक्टिव स्पीशीज़ बना देती है। तो इसका मतलब इनिशिएट हो गया है पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस, ठीक है। अब उसके बाद प्रोपेगेशन में क्या होता है कि वो जो एक लार्ज रिएक्टिव स्पीशीज़ बनी है ना थर्ड, वो फोर्थ मोनोमर के साथ करेगी, मतलब एक दूसरे मोनोमर के साथ करेगी तो एक फोर्थ लार्ज रिएक्टिव स्पीशीज़ बनेगी, फिर तीसरे मोनोमर के साथ करेगी तो एक फिफ्थ लार्ज रिएक्टिव स्पीशीज़ बनेगी। तो इस तरह से जो है प्रोपेगेशन में जो है मोनोमर के साथ एडिशन होती ही रहती है और पॉलीमराइजेशन की चेन इंक्रीज होती रहती है। लेकिन टर्मिनेशन में क्या होता है कि या तो मोनोमर्स एग्जॉस्टेड हो जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से जो है डेड पॉलीमर की चेन फॉर्म होती है जो कि काबिल ही नहीं होती, कैपेबल ही नहीं होती कि फर्दर प्रोपेगेशन को जो है प्रोसीड कर सके, मीन पॉलीमराइजेशन के प्रोसेस को प्रोसीड कर सके, ठीक है। सो या दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि 2 ग्रोइंग चेन जब मिलेगी तो एक डेड चेन बना देगी जो कि फर्दर जो है फर्दर जो है वो कैपेबल नहीं होगी कि वो पॉलीमराइजेशन के प्रोसेस को प्रोसीड करे। या हम कह सकते हैं कि टर्मिनेशन जो है इस तरह से भी हो सकती है कि अगर ग्रोइंग चेन जो है इनिशिएटर के साथ रिएक्ट कर जाए या डेड पॉलीमर के साथ रिएक्ट कर जाए। डेड पॉलीमर मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ ऊपर, ठीक है, किसी इम्प्योरिटी के साथ या सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट कर जाए तो उसके नतीजे में भी टर्मिनेशन हो सकती है। तो ये सारे रीजन आपसे वाइवा में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम फैक्टर्स पढ़ेंगे जो कि पॉलीमर की प्रॉपर्टीज़ पर जो है असरअंदाज हो सकते हैं, जो कि मॉलिक्यूलर वेट है और डिग्री ऑफ चेन ब्रांचिंग और क्रॉस लिंकिंग है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। सो अगर आपको इस तरह से जिस तरह से मैं समझा रही हूँ, डेंटल मटीरियल की ये बुक है अप्लाइड डेंटल मटीरियल और चैप्टर 12 है सिंथेटिक पॉलीमर, ये मेरा फर्स्ट चैप्टर है जो कि मैं पढ़ा रही हूँ। इंशाल्लाह इस बार फिर इसके साथ मैंने सोचा है कि मैं चैप्टर 2 भी पढ़ा लूँ, क्योंकि ये चैप्टर 12 एक ऐसा चैप्टर है जिसमें चैप्टर 2 की चीज़ें नहीं आती, तो इस वजह से मैंने सोचा कि ये मैं पढ़ा दूँ। लेकिन अगर मैं आपको बाकी चैप्टर्स पे लेके जाऊँगी तो उसमें सारी चीज़ें चैप्टर 2 की भरी पड़ी है। तो इस वजह से जो है मैं आपको सिंथेटिक पॉलीमर को कंप्लीट कराने के बाद चैप्टर 2 को कवर करवाना चाहूँगी ताकि बाकी चैप्टर्स में फिर आपको मुश्किल पेश ना आए, ठीक है। सो इंशाल्लाह मेरी उम्मीद है कि मैं आपको पढ़ाऊँ और बाकी मैं कोशिश करूँगी कि डेली बेसिस पे वीडियोस अपलोड करूँ। सो अगर आपको इस तरह से पढ़ना है जिस तरह से मैं पढ़ा रही हूँ तो आप कमेंट बॉक्स में जो है बता सकते हैं कि आपको किस तरह से ये लेक्चर लगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, और कमेंट में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा कि आपको किस तरह से लगा, किस तरह से चाह रहे हैं आप लोग, ठीक है। सो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। और ये जो लेक्चर्स जो है मैंने फ़र्स्ट लेक्चर अपलोड किया था और उसके बाद मैंने नहीं किया, लेकिन मेरी फ्रेंड्स वगैरह ने मुझे जो है उनकी काफ़ी इसरार पे जो है मैंने ये वीडियोस बनाई। सो ओके, अपना ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में ख़ास कर याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी जिसमें हम मॉलिक्यूलर वेट और क्रॉस लिंकिंग, चेन ब्रांचिंग और क्रॉस लिंकिंग को पढ़ेंगे इंशाल्लाह, और फिर कंडेंसेशन रिएक्शन को भी इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आए और आप चाहते हैं कि इस तरह से मैं वीडियोस अपलोड करूं सो फिर उसके लिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दिया करें ताकि मुझे पता चल सके कि आया आपको ये वीडियो अच्छी भी लग रही है या नहीं, ठीक है। सो अल्लाह हाफ़िज़।